नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्रैश कोर्स नीट 2022 शुरू हो चुका है, जिसमें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है और प्लान मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर सीरीज, जहां पर हम लोग चैप्टर वाइज कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लगाएंगे हर चैप्टर के। तो आपको इससे कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो बच्चों, इसमें मैंने लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना। तो यहां पर हम ऐसा करेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसी टाइप के क्वेश्चन यहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिंगल आंसर होता है, दूसरी टाइप के क्वेश्चन है जिनमें मल्टी आंसर है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट को अप्लाई करना और उसको क्लियर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विद हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड आपने पढ़े हैं, वो होते हैं HX और एल्कोहल हमारे पास है ROH। अब देखिए बच्चों, जब कोई एल्कोहल किसी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड बनाता है। तो यहां पर हैलोजन एल्किल हैलाइड बना रहा है, तो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो तीन टाइप के एल्कोहल आपके सामने हैं। अब देखिए, तो जैसा हमने पढ़ा था कि एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन एसिड के लिए क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, बस। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो यहां पर ये वाला एल्कोहल टर्सरी है, ये वाला एल्कोहल सेकेंडरी है और ये वाला एल्कोहल प्राइमरी है। तो बच्चों आंसर होने वाला है C, B और A। देखिए कहां पर है, C, B और A। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्या हमने देखा, एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल यील्ड द corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन देगा विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। तो सेम टू सेम ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। जो एल्कोहल टर्सरी होगा वो उतना ही फास्ट रिएक्शन देगा और रूम टेम्परेचर पर वो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ही आपको देखना है। तो बच्चों यहां पर कौन सा टर्सरी एल्कोहल है, ये वाला देखिए, इट इज टर्सरी एल्कोहल। तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये वाला Y आपको फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारा एनिलीन और NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बन रहा है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डायजोटाइजेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने पढ़ी होगी। अब डायजोटाइजेशन रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन आती है जिसमें कि क्यूप्रस क्लोराइड का यूज होता है और एक N2 बनता है, एक और कंपाउंड बनता है। तो बच्चों इस रिएक्शन का नाम था सैंडमेयर रिएक्शन, और सैंडमेयर रिएक्शन में यहां पर बनता है क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना है, कहां पर लगा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी की हैं, तो आपने वहां पर कंसेप्ट को रिवाइज करना है और यहां पर उनको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉल्वीन रिएक्ट विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड गिव ऑर्थो एंड पैरा हैलो कंपाउंड, द रिएक्शन इज कॉल्ड। टॉल्वीन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 और इसकी रिएक्शन करनी है हमें हैलोजन से, यानी X2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो देखो बच्चों, हैलोजन है और एक कैटलिस्ट है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि हैलोजन बेंजीन से एक हैलोजन निकालकर एक ऑर्थो और एक पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाता है।
तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, X+, वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, या तो ऑर्थो से या तो पैरा से, है ना, दोनों बनते हैं, पैरा वाले मेजर होते हैं, ऑर्थो वाले माइनर होते हैं। तो नाम होगा रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला। 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो रिएक्शन है जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है, एक होती है फिंकस्टीन, दूसरा होता है स्वाट, है ना। अब चेक कीजिए बच्चों, देखो पहली रिएक्शन है, यहां पर I जो है X को रिप्लेस कर रहा है और ये RI बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फिंकस्टीन रिएक्शन। दूसरी वाली रिएक्शन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एडिशन होता है, एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तीसरी वाली रिएक्शन में OH हट रहा है और X लग रहा है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और चौथी वाली में देखिए, ये जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, यहां पर देखो एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आंसर हो जाएगा ए। सारे ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके आंसर करना है। 6. विच रिएजेंट विल यू यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पर एक नॉर्मल ब्यूटेन है और यहां पर क्लोरोब्यूटेन बन रहा है और 2 क्लोरोब्यूटेन बन रहा है ना। तो यहां पर बच्चों हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लोरीन का, लेकिन जो क्लोरीन है वो किसी एल्केन पर ऐसे ही फिट नहीं होता है, उसके लिए जरूरत पड़ती है लाइट की या टेम्परेचर की, है ना। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल के सब्स्टिट्यूशन के साथ Cl2 विद लाइट, ये देखो Cl2 विद लाइट। 7. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ेंगे या हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहां पर हैलोजन का साइज और उसका नंबर भी देखना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक हैलोजन है और इन दोनों में 2 हैलोजन है, तो इन दोनों में से आंसर होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर 2 क्लोरीन है और यहां पर 1 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा है, तो यहां पर जो है डी वाले की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक। तो ऑर्डर क्या होगा इनका, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, DCBA, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। 8. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या कंसेप्ट था, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर हैलोजन का साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब देखते हैं इसमें से क्या कंसेप्ट आता है। अब यहां पर भी 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन, ठीक। यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, कार्बन और हैलोजन सेम है, लेकिन अब कार्बन का टाइप देखिए बच्चों, यहां पर ब्रांचिंग है, यहां पर कम ब्रांचिंग है, और यहां पर जो है स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो बी पहले आना चाहिए, फिर ए, फिर सी, बी, ए और सी, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक। 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज मार्क्ड विद एस्टेरिस्क इज एसिमेट्रिक। तो आपको एसिमेट्रिक कार्बन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जिस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप या एटम लगे होते हैं, बस, तो वो एसिमेट्रिक हुआ यानी कैरल हुआ, तो वही फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों, यहां पर 1 2 3 4 चारों अलग है, इट इज एसिमेट्रिक। यहां पर भी चारों अलग है, इट इज ऑल्सो एसिमेट्रिक। यहां पर भी चारों अलग अलग है, इट इज एसिमेट्रिक। यहां पर ये 2 सेम हो गए, इट इज नॉट एसिमेट्रिक। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? तो पहले पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी जाके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनेंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल गिवन ब्लू। तो एक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है और उसका इनेंशियोमेर आपको फाइंड आउट करना है। शायद मुझे लगता है इस सीरीज का ये सबसे टफ क्वेश्चन होगा। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, कंसेप्ट आप सीखो। चलिए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है वेज एंड डैश फॉर्मूला। यहां पर 3 टाइप के बॉन्ड है। एक ये वाला बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉन्ड,
ये वाला बॉन्ड ब्रोकन लाइन और ये वाला बॉन्ड सॉलिड लाइन। ठीक, सॉलिड लाइन अबव द प्लेन होता है, ब्रोकन लाइन बिलो द प्लेन होता है और नॉर्मल बॉन्ड ऑन द प्लेन होता है। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई यानी इसको आप इस तरह के स्ट्रक्चर में लाओ, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिशर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फिशर फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, 4 लाइन मैंने ड्रॉ किए, बीच में कार्बन है, तो जो ग्रुप नॉर्मल लाइन में ऊपर और नीचे हैं वो एस सच आ जाएंगे। तो ये ग्रुप इधर आ जाएगा और ये ग्रुप इधर आ जाएगा, ये H ऊपर चला जाएगा और C2H5 बॉटम पे आ जाएगा। अब जो ग्रुप अबव द प्लेन है यानी सॉलिड लाइन में है वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो ग्रुप ब्रोकन लाइन में है वो आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो अब ये फिशर प्रोजेक्शन आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है? R और S पता करना है। क्लियर? तो अब इनको क्या करेंगे? इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबर करेंगे। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो जैसे Br को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी तो 1, उसके बाद इसको 2 और इसको 3 और इसको 4। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। क्लियर? अब दूसरा काम ये करना है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको बॉटम पे लाना है। बॉटम यानी इसको यहां लाना है। तो बच्चों इसको बॉटम पे लाने का ये तरीका है कि सारे ग्रुप को आप अपोजिट करो। अपोजिट करो इन द सेंस सबके पोजीशन को आप चेंज करो। तो जो H है वो नीचे आ जाएगा और जो C2H5 है वो ऊपर चला जाएगा। देखो दोनों की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, और साथ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है उनकी पोजीशन भी चेंज करना है। तो Br इधर आ जाएगा और CS3 इधर आ जाएगा। देखो अब लोअर प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पे आ गया। तो जब लोअर प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पे होता है तो उसको बॉटम पे लाने का ये तरीका होता है, सारे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज करो। क्लियर? अब देखो ये 1 है, इसको हमने 2 दिया था, इसको हमने 3 नंबर दिया था। तो ये इस तरह से रोटेशन हो रहा है ग्रुप का। तो रोटेशन किस तरह है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा बच्चों S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया? S कॉन्फ़िगरेशन आया। क्लियर? अब जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर होते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। तो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव S है तो उसका इनेंशियोमर क्या होगा? R। तो आपको ये नीचे जो स्ट्रक्चर है ना उसमें R फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, इसमें इन चारों में R फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा जो A था वो क्या था? S था। ठीक, अब देखो, अब एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है। जहां पर हाइड्रोजन अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है वहां पर इजी होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन इस तरह की लाइन में होता है तो उसको सिंप्लीफाई करके R और S किस तरह लाते हैं मैंने आपको बता दिया। अब पहले ये सेकंड वाले में देखो, आप हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। ठीक, तो ग्रुप को आप नंबर करो। इसको 1 दिया मैंने, इसको 2 दिया मैंने, इसको 3 दिया। ठीक है, अब इसको घुमाओ तो ये 1 2 3 में ऐसे घूम रहा है। अब इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है ना, और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। तो जो रोटेशन हमने डिसाइड किया है वही इसका ओरिजिनल रोटेशन होगा, यानी ये S हो जाएगा। तो ऊपर वाला S है, नीचे वाला S है, यानी ये आइडेंटिकल है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इसको देखो, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 ऐसे घूमेगा। ठीक, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है तो ये भी S, तो ये भी आइडेंटिकल, पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो इसमें देखो, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले को। तो H ऊपर, CS3 नीचे, Br लेफ्ट हैंड साइड, C2H5 राइट हैंड साइड। अब H को नीचे लाना है तो सारे ग्रुप को आप चेंज करो। तो H नीचे, CS3 ऊपर, Br राइट हैंड डायरेक्शन में और C2H5 लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। अब घूमेगा कैसे? 1 2 3 ऐसा था ना, तो ऐसे घुमाओ। अब देखो हाइड्रोजन नीचे है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या है? R। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास S मेन कंपाउंड था और ये जो आ रहा है ना, ये R आ रहा है। तो R और S एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो मिरर इमेज, कौन सी मिरर इमेज? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। तो A विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 11। Which of the following is an example of vicinal dihaloide? तो जैसे मैंने आपको बोला था दो तरह के डाइहैलाइड है, एक जेमिनल और एक विसिनल। विसिनल मतलब दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर।
ठीक, तो जब दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर आएंगे तो उनका नाम होगा, ये देखो, इथाइलिडीन क्लोराइड। इसका कॉमन नेम इथाइलिडीन क्लोराइड है। ठीक, 12, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज, ये कंपाउंड है। अब देखिए यहां पर जो Br है उसका नेचर क्या है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड, आगे C, Br नीचे आएगा बच्चों, है ना, और इस पर दो CH3 जुड़े हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक, अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके बाद Br जो है sp3 कार्बन पर है, तो ऐसी कंडीशन होती है एलाइलिक। कौन सी होती है? एलाइलिक। क्लियर, इट इज एलाइलिक। और एलाइलिक कौन सी है? टर्सरी है, तो एलाइलिक टर्सरी। 13, chlorobenzene is formed by the reaction of chlorine with benzene in the presence of AlCl3. Which of the following species attack the benzene ring in this reaction? तो जो हमारा बेंजीन है उस पर क्लोरीन का अटैक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो जहां पर क्लोरीन के साथ या हैलोजन के साथ कैटलिस्ट होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हैलोजन का पॉजिटिव पार्ट होगा, यानी Cl प्लस इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन, अभी ऊपर आया था ये, तो बच्चों इथाइलिन क्लोराइड किस तरह का डाइहैलाइड है? इट इज जेमिनल डाइहैलाइड। अभी डिस्कस किया था हमने कि जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे होते हैं। क्लियर। 15, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? तो यहां पर ये एक डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HCl के साथ हो रही है। तो बच्चों ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले होता क्या है, इन दोनों का एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो H और Cl इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनाएगा? H प्लस, और वो जाके इस डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैक करेगा। तो वो यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अगर H यहां आएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, और H यहां आएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, यानी दो कार्बोकैटायन बनेंगे पहले। तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? ये मिडिल वाला। तो सबसे पहले यहां पर एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर। अब ये कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करेगा बाय रीअरेंजमेंट। तो ये कार्बोकैटायन अभी कौन सा है? सेकेंडरी। अगर ये यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो बच्चों यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर होगा और ये प्लस चार्ज यहां आएगा। तो अब ये कार्बोकैटायन कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, CH प्लस CH2 एंड लास्ट में CH3 था। अब ये कार्बोकैटायन कौन सा हो गया? बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजीन के नजदीक वाला है। अब इस पर जो है ये Cl माइनस अटैक करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंजीन के नजदीक वाले कार्बन पर आपको क्या करना है? Cl लगाना है। तो भाई कहां पर है बेंजीन के नजदीक वाला का? ये वाला देखो। तो बेंजीन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उस पर क्लोरीन लगाना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, चलो 16 की बात करते हैं। ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो SN2 सबसे फास्ट देगा। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली। तो जो जितना ब्रांचिंग होगा उतना ही फास्ट SN1 देगा। अब देखो ब्रांचिंग में सबकी ब्रांचिंग सेम है क्योंकि सब टर्सरी है, लेकिन अगर हैलोजन के केस में देखा जाए तो जिसका बॉन्ड वीक होगा वो सब्स्टिट्यूशन जल्दी देगा। तो बॉन्ड किसका वीक होता है? I का। तो आंसर हो गया 4। 18, विच इज करेक्ट IUPAC नेम फॉर द। तो IUPAC नेम आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। CH3CH और नीचे C2H5 है, तो ये हो जाएगा CH3CH2। पहले हमेशा स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, जल्दबाजी में नाम गलत हो सकता है।
अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्ग चेन कौन सी हुई ये, और नंबरिंग वहां से होगी जहां से Br जुड़ा है, 1 2 3 4, ठीक। तो 2 पे मिथाइल, 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी 3 विल बी करेक्ट आंसर। 19, व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर डाईइथाइल ब्रोमोमेथेन। तो डाईइथाइल ब्रोमोमेथेन को पहले आप बनाओ, तो एक कार्बन है उस पर ब्रोमीन जुड़ा है और 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इथाइल यानी CH2 CH3 और CH2 CH3, ठीक है। ये पूरी लॉन्ग चेन हो गई। तो अब यहां से नंबर करो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन यानी 2 विल बी करेक्ट आंसर। IUPAC नाम कंफ्यूज करते हैं, तो आपको उनको पहले स्ट्रक्चर बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, तब जाके उसका नेमिंग करना है। 20, द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि आपके पास टॉल्विन है और टॉल्विन की रिएक्शन हो रही है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट Fe, ठीक है, और यहां पे लाइट नहीं है यानी डार्क है। तो जो Fe होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह में आ जाएगा। तो एक बनेगा ऑर्थो क्लोरोटोल्विन और एक बनेगा पैरा क्लोरोटोल्विन, दोनों बनते हैं पैरा मेजर ऑर्थो माइनर। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा मिक्सचर ऑफ 2 and 3, ठीक है। ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, क्लियर। चलो 21, क्लोरोमेथिन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड मेनली। अब ये कंसेप्ट अमाइन का है, लेकिन इन्होंने आप पूछ लिया है, चलो मैं आपको बता देता हूं। तो क्लोरोमेथिन यानी CH3Cl और इसकी रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ NH3, है ना। अब देखो बच्चों, अगर यहां पर अमोनिया एक्सेस है तो क्या बनेगा, और CH3 एक्सेस होगा तो क्या बनेगा। अब सबसे पहले रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर जो Cl है वो अमोनिया के H के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, तो यहां पर हमें मिलता है अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ठीक। अब जो प्राइमरी अमाइन है वो दोबारा से मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी बनाएगा, फिर टर्सरी बनेगा, फिर क्वाटरनरी बनेगा। लेकिन बच्चों एक्सेस में इस समय क्या है, अमोनिया है। तो जब एक्सेस में अमोनिया होता है तो केवल प्राइमरी अमीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, और अगर एक्सेस में मिथाइल क्लोराइड होगा तब जाके टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी का मिक्सचर होगा, ठीक। तो अभी एक्सेस में अमोनिया है तो केवल प्राइमरी अल्किल हैलाइड बनेगा, यानी मेथेनामाइन विल बी द करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूल दोज मिरर इमेज इज नॉन सुपरइम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज कैरल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कैरल इन नेचर। तो कौन सा मॉलिक्यूल कैरल है, अब देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े होंगे वो कैरल होगा। तो पहला देख लेते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन इस तरह से बनाओ और यहां पर ब्रोमीन लगाओ, तो इधर H लगेगा, तो मुझे लगता है ये कैरल होने वाला है। इधर CH3, इधर Br, इधर H और इधर C2H5, तो ये कैरल कार्बन है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 23, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो। तो एक हमारे पास कंपाउंड है बेंजाइल ब्रोमाइड CH2Br, ठीक, और इसकी रिएक्शन करनी है NaOH और साथ में क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है। तो बच्चों वाटर एक तरह का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और जहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वहां SN1 रिएक्शन ज्यादा होती है, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। पहले तो ये मालूम चल गया है ना। तो आंसर हो जाएगा ASN1 मैकेनिज्म, और इसमें क्या होगा बच्चों, Br रिप्लेस हो जाएगा और OH उसकी जगह में आ जाएगा, क्लियर। तो जो बेंजाइल
टाइप के मॉलिक्यूल है वो SN1 और SN2 दोनों देते हैं, क्लियर। लेकिन हमने पता कैसे किया कि SN1 होगा, क्योंकि यहां पे वाटर था। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक, है ना। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन कभी भी सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल नहीं होते हैं, इनको देखना है। अब जो बी है उस पर 1 2 ये पूरा 3 और ये सारा 4 अलग अलग। सी पर भी सेम कंडीशन है, 1 ये पूरा 2 ये 3 और 4, यानी बी और सी एसिमेट्रिक कार्बन है, बी और सी, जिनके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रैसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH। अब देखो रैसिमिक मिक्सचर एक तरह के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सचर होता है, जिसमें D 50% होता है और LB 50% होता है। दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, लेकिन दोनों में ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, है ना। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कैरल कार्बन का होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे किसमें कैरल कार्बन है। अब जो मैं पहला कंपाउंड लेता हूं इसमें कैरल कार्बन, देखो भाजी ये जो कार्बन है ना ये कैरल है, एक तरफ H है, ये H है, एक तरफ Br है, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ CH3 है, तो ये तो कैरल आई। ये वाला कैरल नहीं है क्योंकि इसके दोनों तरफ CH3 है, और ये वाला भी कैरल नहीं है ना, क्योंकि यहां पर और यहां पर कभी अगर ये Br यहां पर आ भी जाता है तो ये CH3 बन जाएगा, तो ये भी कैरल नहीं है। केवल यहां पर A ऐसा कंपाउंड है जो बाद में जाके एल्कोहल बनेगा और वो D और L की फॉर्म में आ सकता है, क्लियर। अब यहां पर 26 से लेकर और 29 तक कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उनमें करना क्या है, अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, ठीक। चलो तो पहला है 26 क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है क्योंकि उसके कई सारे रीजन मैंने आपको बताए थे, रिजोनेंस हो गया, रिपल्शन हो गया, अनस्टेबल कैटायन हो गया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर देना पड़े तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी, अगर क्लोरोबेंजीन पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 जुड़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक। तो देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 कहां पर है, यहां पर, तो B सबसे ज्यादा। अब A और C में से चूज करो। तो बच्चों जो NO2 है वो यहां पर मेटा पे लगा है, तो मेटा पर जो है रिजोनेंस तो नहीं होता है लेकिन इंडक्टिव होता है, तो अभी भी ये कुछ ना कुछ विड्रॉ कर रहा है, तो ये केवल सिंगल क्लोरोबेंजीन से ज्यादा ही करेगा, विड्रॉ तो कर ही रहा है। तो B C A विल बी द करेक्ट आंसर, यानी C। यहां पर भी यही 27 सेम कंसेप्ट है, लेकिन जो CH3 है ना वो डोनेटिंग है, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना। अब डोनेशन कब ज्यादा होगा, जब ये ऑर्थो और पैरा पर होगा, तो सबसे ज्यादा डोनेशन यहां पर, तो डोनेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, विड्रॉइंग रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो सबसे कम B, फिर C, फिर A, यानी ACB। तो कहां पर है बच्चों ACB, तो D विल बी करेक्ट आंसर। यहां पर NO2 आ गया लेकिन नंबर ऑफ NO2 ज्यादा है। देखो ये C वाले में 2 ऑर्थो और 1 पैरा सबसे ज्यादा, और यहां पर केवल 1 पैरा उससे कम, और A वाला सबसे कम, तो CBA यानी 4 विल बी करेक्ट आंसर। 29 अगेन CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जितना ज्यादा CH3 होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। तो सबसे ज्यादा A, फिर थोड़ा कम B, सबसे कम C, तो A, B और C, यानी A, B और C, ठीक है। तो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। 30 विच इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या बताया था, एक तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और हेलोजन का साइज बढ़ता है तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक। अब यहां पर है 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, 4 है, तो चेंज कहां पर है,
क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो में चेंज है ना। तो सबसे ज्यादा आयोडो, क्योंकि साइज ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है। तो आयोडो पहले, ब्रोमो बाद में, क्लोरो और बाद में, और ब्यूटेन। तो आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो और ब्यूटेन, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। 31 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। विच इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगेन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है। देखो 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और ब्रोमो बेंजीन। तो यहां पर ब्रोमो सब में कॉमन है, लेकिन कार्बन का जो टाइप है या वो चेन है वो अलग अलग है। यहां पर एथेन यानी 2 कार्बन, यहां पर प्रोपेन यानी 3 कार्बन, यहां पर ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, यहां पर बेंजीन है 6 कार्बन है। तो कार्बन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना। तो सबसे ज्यादा बेंजीन फिर इसी ऑर्डर में आ जाएगा, यानी ब्रोमो बेंजीन कहां पर है, ये लो बेंजीन, फिर ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, फिर एथेन, है ना। तो आंसर हो जाएगा 4। अब आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको ध्यान से करना हुआ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 32 टू 34। तो ये रिएक्शन दे रखी है और उसके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 2, 3 एंड 4 वाला। ठीक, अब देखो बच्चों, ये बी एक कंपाउंड है, ये ए, ये जो ए है ना OH माइनस है, इट इज न्यूक्लियोफाइल। बी क्या है, मिथाइल क्लोराइड, इट इज सबस्ट्रेट। ये सी क्या है, इंटरमीडिएट है, तो यानी ट्रांजिशन स्टेट। और डी क्या है, प्रोडक्ट। और Cl निकलने वाला ग्रुप है यानी लीविंग ग्रुप। तो पहले इनका हमने नामकरण कर लिया, इसी तरह की रिएक्शन बताई थी। अब जो हमारा सबस्ट्रेट है ना वो है CH3Cl। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मिथाइल क्लोराइड होता है वो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देता है। तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN2। ठीक, अब इतना आपने मालूम कर लिया। अब देखो, तो 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अबव रिएक्शन। A and E बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। तो A में OH माइनस है और इधर Cl माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस वाला, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। इन C कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन के पास एक्चुअल में 3 बॉन्ड है। देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड जो है डॉट लाइन में, लेकिन हम इन 3 बॉन्ड को ही गिनेंगे। तो जब कार्बन के पास 3 बॉन्ड होते हैं तो बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इट इज प्लेनर। तो इन दोनों को हम जो है बॉन्ड नहीं गिनते, रियल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि एक जुड़ रहा है एक निकल रहा है। ठीक, तो ये sp3 ना होके sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक, और लास्ट वाला है A और E बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो प्लस वाला होता है, ये तो न्यूक्लियोफाइल। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन। दोबारा से आप स्टेटमेंट देखोगे, द गिवन रिएक्शन इज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। CH3Cl है तो SN2 तो होनी चाहिए पहला। B and D have opposite configuration. B and D have opposite configuration. तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था ना, जब SN2 रिएक्शन होती है तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है, इसका मतलब आपने अगर सबस्ट्रेट D लिया है तो प्रोडक्ट L होगा, और सबस्ट्रेट L है तो प्रोडक्ट D होगा। तो अपोजिट हो गया, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एकदम अपोजिट है, ये भी ठीक है। तीसरा, B एंड D हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो B और D का कॉन्फ़िगरेशन कभी भी सेम नहीं हो सकता है। और द गिवन रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। SN1 नहीं, ये SN2। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो हमारा सबस्ट्रेट है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन का तो सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर SN2 मैकेनिज्म हो रही है तब आप कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर कर सकते हो, अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा तो। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक, तो पहला है इंटरमीडिएट C इज अनस्टेबल बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 5 एटम। तो यहां पर बिल्कुल अनस्टेबल है क्योंकि 5 एटम से अटैच्ड है, 5 बॉन्ड है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है।
ठीक। दूसरा, इंटरमीडिएट सी इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये गलत है। sp2 हाइब्रिडाइज होने से अनस्टेबिलिटी पैदा नहीं होती है। चौथा, इंटरमीडिएट सी इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट बी, ये एकदम बढ़िया स्टेटमेंट है ना, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चों आंसर हो गया 1 and 4, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है और उसके बेसिस पे आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए, ये जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, B सबस्ट्रेट है, C प्रोडक्ट है और D लीविंग ग्रुप है, ठीक। अब यहां पर जो सबस्ट्रेट है ना वो सेकेंडरी है ना, ठीक। और सेकेंडरी के साथ साथ बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ये ध्यान रखना, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। अब चलो 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों जो SN1 रिएक्शन है उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन फेज नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये SN1 के थ्रू जाएगा, और जब SN1 के थ्रू जाता है तो कार्बोकैटायन का आना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, OH will attach to substrate B from the side and Cl- will leave it simultaneously from the other side। ऐसा नहीं होता है कि OH एक साइड से अटैच होता है और दूसरी साइड से Cl निकलता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकैटायन बनता है उसके बाद OH अटैक करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा, an unstable intermediate will be formed in which OH and Cl will be attached by weak bond, ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म, ये बिल्कुल ठीक है। तो A और D विल बी करेक्ट आंसर। 6, which of the following statement is correct about the kinetics of this reaction। तो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, किस पर? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसा ही हमने SN1 में पढ़ा था। तो पहला, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी सबस्ट्रेट, ये भी ठीक है, B सबस्ट्रेट ही है ना, देख लीजिए, हाँ B सबस्ट्रेट है। दूसरा, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B, गलत, ये SN2 में होता है। तीसरा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1, ये बिल्कुल सही है। मॉलिक्युलरिटी मतलब कि रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, तो A और C विल बी करेक्ट आंसर। 37, हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, आइडेंटिफाई द हेलो एल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को आपको देखना है, ठीक है। तो पहला है 2-ब्रोमोपेंटेन, तो 2-ब्रोमोपेंटेन तो मुझे लगता है ये sp3 होने वाला है। ये 5 कार्बन हो गए, यहां पर ब्रोमीन हो गया, तो ये वाला कार्बन क्या है? sp3, एकदम सही है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल sp3 नहीं होता है बच्चों, विनाइल हमेशा sp2 होता है ना, देखो sp2, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लोरो एसिटोफिनोन, 2-क्लोरो एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन होता है COCH3 और यहां पर 2-क्लोरो, तो जो क्लोरीन है वो बेंजीन से अटैच्ड है, यानी वो sp2 से अटैच्ड है, पॉसिबल नहीं है। ट्राइक्लोरो मैथेन, मैथेन है, इसका मतलब sp2 होगा, तो आंसर हो गया 1 and 4। 38, इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर द आइसोमर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले इन दोनों को बना लो। इथाइलिन क्लोराइड यानी ये है विसिनल, ये Cl और ये Cl, और इथाइलिडीन क्लोराइड ये है जैमिनल, यानी Cl और Cl, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहला स्टेटमेंट, बोथ द कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH। तो जो एल्कोहलिक KOH है उसका काम होता है एलिमिनेशन करना, एलिमिनेशन यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बच्चों जब दोनों क्लोरीन यहां से निकल जाएंगे
तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक। बोथ द कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। अब एक्वस NaOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो जब एक्वस NaOH सब्स्टिट्यूशन करेगा तो इस Cl की जगह आ जाएगा OH और इसकी जगह आ जाएगा OH, और यहां पर ये भी OH और यहां पर ये भी OH। तो सेम प्रोडक्ट कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है 1,2 डायोल और यहां पर बना 1,1 डायोल। पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, बोथ द कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन द रिडक्शन। यस, अगर आप रिडक्शन करते हो तो मतलब क्लोरीन हट जाता है। तो जब बच्चों रिडक्शन और एलिमिनेशन होता है तो दोनों केस में क्लोरीन हट जाता है। तो क्लोरीन हट जाता है तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो एक में ये बन जाएगा और दूसरे में भी ये बनेगा। क्लोरीन हटके हाइड्रोजन वहां पे लग जाएंगे, इस तरह से, है ना। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये भी ठीक है। लास्ट, बोथ द कंपाउंड्स और ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर 2 H है और यहां पर 2 OH है, 2 Cl है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो गया 1 और 3। 39 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर जेमिनल। जेमिनल मतलब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े होंगे। तो इसका कॉमन नेम था इथाइलिडीन क्लोराइड, तो ये भी सही है। और इथाइलिन क्लोराइड ये विसिनल का, ये गलत है। मिथाइलिन क्लोराइड, तो बच्चों इसका नाम होगा मिथाइलिन क्लोराइड, यस ये भी ठीक है। और बेंजाइल क्लोराइड ये गलत है। तो यानी ए और सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी ब्रोमाइड। तो सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा। तो पहला देखते हैं, CH Br, CH3 और CH3। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो पहला सही है। सेकेंडरी कार्बन की पहचान CH होना चाहिए। तो CH और कहां पर है, ये देखो CH यहां पर भी है। तो ये दोनों सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये टर्सरी है। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एराइलिक। एराइलिक मतलब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा। तो कहीं पर ऐसा दिख रहा है आपको, देखो एक तो ये पैरा पे क्लोरीन है, तो मतलब पैरा मतलब बेंजीन रिंग है और क्लोरीन पैरा पर है, तो ये भी आना चाहिए। और यहां पर जो है ये देखो ऑर्थो पर ब्रोमीन है, ठीक है, तो ये भी आना चाहिए। और ये C6H5Cl ये भी आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में पैरा पर CH3 है, ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि CS जो Cl है वो CH से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों पहला और तीसरा और चौथा। ठीक है। एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विथ। तो एल्काइल हैलाइड बनाना है और एल्कोहल से, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें, HCl and ZnCl2 ये तो था, रेड फॉस्फोरस and Br2 ये भी था, H2SO4 और किया ये भी था, यानी ऑल ऑफ द अबव। 43, एल्काइल फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो एल्काइल फ्लोराइड कौन सी रिएक्शन में बनते हैं, स्वाट रिएक्शन में। यूज क्या होता है, मेटल फ्लोराइड। कौन कौन से, अब जो मेटल है ना बच्चों वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे कोबाल्ट और मरकरी। कैल्शियम नहीं होता है, तो ये नहीं है, और 2 और 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, S ब्लॉक और P ब्लॉक के मेटल यूज नहीं होते, डी ब्लॉक के मेटल होते। तो बच्चों ये था हमारे पास NCERT एग्जाम्पलर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के 43 क्वेश्चन का आंसर। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो या मुझसे गलती हो गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह के अगर आपको वीडियो चाहिए और इस वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इसका PDF चाहिए आपको तो वो मैं अपने ऐप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।